हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग कैसे टेक्स्ट इनवाइस बनाते हैं और टेक्स्ट इनवाइस होता क्या है और बनाने का रूल क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये टेक्स्ट इनवाइस है, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको एक रिसिप्ट मिलता है, ठीक है, बिल मिलता है, ठीक है। तो जहां पे आप कोई सामान, कोई कस्टमर जाता है, खरीदता है और खरीदते समय कोई टैक्स पे करता है उस सामान पे, तो जो बिल मिलता है उसी बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। और जिसमें टैक्स अमाउंट हम नहीं देते हैं उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट इस समय है जितने हैं वो सब पे हम लोग टैक्स देते हैं। तो इसीलिए लोग अब सिस्टमेटिक तरीके से जो बनाते हैं वो बनाते हैं टैक्स इनवॉइस। पहले क्यों लिखता था इनवॉइस, लेकिन अब टैक्स वसूल रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस बिल पे दिखाना जरूरी होता है। इसीलिए उन्होंने लिख दिया टैक्स इनवाइस। मतलब एक ऐसा इनवाइस है जिसमें रियल अमाउंट के साथ साथ इसमें टैक्स भी ऐड किया गया है और तब टोटल वैल्यू आया है, ठीक है। अब इनवाइस में होता क्या है, इनवाइस में किस कस्टमर को बेचे हो या किस सप्लायर से खरीदे हो, किस डेट को बेचे हो या किस डेट को खरीदे हो, उस इंप्लाई का, जो हमारा कस्टमर है उसका या सप्लायर है उसका एड्रेस क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, क्या उसका रेट है, टोटल कितने रुपए का खरीद रहे हैं, उस पे जीएसटी कितना लग रहा है, यही उस बिल में सब मेंशन होता है, ठीक है। लेकिन अब अकाउंटिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं बिल बनाने के लिए। बस क्या है, आइटम बना देते हैं लोग, फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, अपने आप बिल बन के तैयार हो जाता है। अब बस कंट्रोल पी करके प्रिंट करके दे देते हैं। लेकिन आज सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, ये पहले लोग कैसे करते थे, इसी का यूज करते थे। और आज भी जिसके पास क्षमता नहीं है कि सॉफ्टवेयर खरीद सके, आज भी इसका यूज करता है। इसीलिए यह सीखना जरूरी है। और फार्मूला कोई नया नहीं सीखने वाले, जो अभी तक सीखे हैं वही इस्तेमाल करने वाले। तो चलिए, तो यह तो हमको बताना नहीं होगा कि सर आपने यह कैसे लिखे हो। हमने हेडिंग दे दिया है, थोड़ा बोल्ड कर दिया है, कलर चेंज कर दिया है। जिस कस्टमर से हमने बेचा उस कस्टमर का हमने नाम लिख दिया है, जिस डेट को हमने बेचा वो डेट हमने मेंशन कर दिया है, एड्रेस उसका क्या है एड्रेस हमने लिख दिया है। और भी मोबाइल नंबर जो भी और डिटेल देना है तो और कॉलम बढ़ा लेंगे, तो ज्यादा हमको नहीं देना, बस नाम पता चल जाए, डेट पता चल जाए और एड्रेस पता चल जाए और कांटेक्ट नंबर देना है तो दे सकते हैं। अब देखो, वह कस्टमर कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, तो मैंने सीरियल नंबर दे दिया है। तो यहाँ पे देखो, जितने प्रोडक्ट खरीदे हैं मैंने मेंशन कर दिया है। और कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, तो डेल का माउस खरीदा है, कीबोर्ड खरीदा है, मॉनिटर खरीदा है, यूएसबी मॉडेम खरीदा है, सीपीयू खरीदा है। कितना कितना पीस खरीदा है जी, तुमने क्वांटिटी दे दिया 4, 10, 5, 2, 2। तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा, सीरियल नंबर देना होगा, कस्टमर कौन कौन सा सामान खरीदा है वो मेंशन करना होगा। अगर एक ही है तो एक ही पे बिल बना के दे दो, एक से ज्यादा हो तो लिखो। तो हमने एक से ज्यादा ले लिया है, कोई जरूरी नहीं कि कोई कस्टमर आएगा तो हमेशा एक से ज्यादा ही खरीदेगा। एक ही सामान खरीद के चला जाएगा, दो खरीद के चला जाएगा, दो से ज्यादा भी खरीद के चला जाएगा। तो जितना खरीदेगा वो बिल पे मेंशन होता है, उतना हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। अब कितना पीस खरीद रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम बताते हैं। तो डेल का माउस 4 पीस खरीदा था, डेल कीबोर्ड 10 पीस खरीदा था, मॉनिटर 5 पीस खरीदा था, यूएसबी मॉडेम 2 पीस खरीदा था, सीपीयू 2 पीस खरीदे थे। अब उसका रेट क्या था, जब हम उसको बेचे तो उसका रेट क्या था, तो यहाँ पे देखो 300 पर क्वांटिटी हमने बताया। मतलब एक क्वांटिटी का रेट कितना है 300। इसका एक क्वांटिटी का ये नहीं समझना आप लोग कि 10 पीस का 400, नहीं। यहाँ पे रेट का मतलब होता है कि क्वांटिटी पर क्या है, तो एक क्वांटिटी का 300, तो यही देखो यहाँ पे 1200 हो गया है। ठीक है, एक क्वांटिटी के 400, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे 4000 हो गया है। ठीक है, एक क्वांटिटी का यहाँ पे देखो बताया जा रहा है 8000, 5 है तो यहाँ पे 40,000 हो गया है। ठीक है, यह कैसे निकाला गया है, तो यहाँ से सब हम फार्मूले से निकाले हैं, यहीं से डिलीट कर देते हैं। मतलब यहाँ तक तो आपको देख देख के मेंशन करना होगा कि कस्टमर के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या क्या खरीदा जा रहा है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है, कौन सा डेट है और उसका डिटेल क्या है। अब फार्मूला हमको यहां से लगाना स्टार्ट करना है। और एक बात सुन लो,
एक पेज में जितना रहता है उतना ही प्रिंट पे आता है। तो कभी भी जब आप काम करना ना तो देख लेना कि एक पेज पे बनाए हो कि एक से ज्यादा बनाए हो। अब कैसे पता चलेगा, तो चलो इसको बताने का तरीका बता रहे हैं आपको। जब हम देखो फाइल पे आ रहे हैं और प्रिंट पे आ रहे हैं, तो देखो प्रिंट में सब आ रहा है मेरा, लेकिन तुम लोग बनाओगे तो नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटअप किया है कि इस पेज से बाहर नहीं जाना है। देखो यहाँ लाइनिंग आ गया ना, इस लाइन से बाहर हम नहीं लिखे। अगर लाइन से बाहर कोई हेडिंग रहता तो नहीं आता। तो इसीलिए देख लेना पेज कहाँ तक है, उसके अंदर बनाना, थोड़ा भले ही हेडिंग छोटा हो जाए अच्छा रहेगा। आपको तो कैसे पता करेंगे, तो चलो दूसरे पे आ जाते हैं। देखो दूसरे मुझे नहीं पता है कि ये पेज कहाँ तक गया है, अगर वैसे बनाते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए चले जाना आप लोग व्यू टैब पे। कहाँ पे चले जाना, व्यू टैब पे। और व्यू टैब पे आने के बाद यहीं पे देखो ऑप्शन दिखेगा पेज लेआउट, और क्लिक कर दो। ये पेज का लेआउट कहाँ तक है तो बस क्लिक कर, तो बता दिए कि यह एरिया इतना अलग है और यह एरिया अलग है। मतलब ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आएगा डाटा, सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा डाटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ला तो दिए, कोई बात नहीं, डाटा बना लेना। अब बनाने में फिर से क्या करना, नॉर्मल पे क्लिक कर देते, जैसा था वैसा आ जाएगा। या नॉर्मल पे क्लिक कर दो, उसके बाद देखो ब्रेक लग गया ना यहाँ पे। तो जब भी हेडिंग बनाए इसके अंदर बनाएंगे ना कि इससे बाहर। इससे बाहर जाए तो क्या होगा, नहीं आएगा। देख लो मैं लिख के दिखाता हूँ। JN टाइप किया और ड्रैग एंड ड्रॉप, देखो अक्टूबर बाहर गया, थोड़ा सा दिसंबर तक लेके चले जाते हैं। तो देखो ये 3 नहीं आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जूम कर दे थोड़ा, आ रहा है क्या। देखो अब हम थोड़ा दूसरा पेज लाए, देखो ठीक है। उसके बाद से देखो एक एक करके आ रहे हैं हमारे। तो यह तरीके हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये दूसरा पेज यहाँ से मूव नहीं हो रहा, तो यहाँ से मूव होगा फर्स्ट, ठीक है। कर ले जाएंगे ना, कि आप नीचे भी दिखाता है कई बार। देखो माउस के कर्सर से भी हो जाता है, देखो ऐसे जब कर्सर आप क्लिक करके जब क्लिक करते तो आता है, तो कई बार माउस का कर्सर सही से काम ना करे, तो यहाँ से आपको देख लेना है पहले पे कितना आ रहा है, दूसरे पे कितना आ रहा है, तीसरे पे कितना हो जाएगा। चलो बैक आते, तो आप लोग पहले डिसाइड कर लिए। तो मैंने जो बनाया है ना, तो पहले ऐसा करके बनाया है, इसीलिए देखो बाहर नहीं जा रहा है। नहीं तो वैसे मैनुअली बनाया होता ना कहीं देखो बाहर हेडिंग कर दिया होता। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा पूरा इसी के अंदर, तब अच्छे से प्रिंट करोगे तो प्रिंट होगा। अब चलो आते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट लिख दिया, क्वांटिटी भी लिख दिया, रेट लिख दिया। तो बताओ वैल्यू टोटल निकालना तो क्या करेंगे जी, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल करेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे नहीं, क्वांटिटी इंटू रेट, इंटर दबा देंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जहां तक है वहां तक आ जाएगा। क्लियर है, मतलब आपको दिख रहा होगा जब आप लोग लिखे हो तो दिख रहा होगा सर कितना टाइम लगा होगा बनाने में। कई तो फॉर्मूले लगाए गए होंगे, कुछ नहीं, सिंपल लिखना होता बनाते समय जितना लगे टाइम। मतलब हमने भी बनाया था ना यह, तो आधा घंटे से ऊपर लगा था केवल फॉर्वर्ड बनाने में। तो आप लोग का भी आधा घंटा लगेगा ऐसे बनाने में, उसके बाद से फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, फॉर्मेट अच्छा नहीं रहे तो दिक्कत होगी। चलो अब यहाँ पे लिख दिया यार। अब हमें टोटल अमाउंट देखना है कि टोटल इनको बेचा कितने का। तो हमने देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा है अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट कितने का बेचा, ये तो क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अल्ट इक्वल कर सकते हैं या सम कर दो, तो अल्ट इक्वल ही कर दो, इंटर। तो टोटल देखो यहाँ पे हमने कितने का बेचा है, 77,300। बोलो, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू जो आया है ना, वो कौन सा वैल्यू आया है, टैक्स के पहले का वैल्यू आया, और इसके हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। ये जो रेट है ना, ये जो रेट हमारा मेंशन हुआ है जो दिख रहा है, यह टैक्स के पहले का, टैक्स के साथ का नहीं। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में जब हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेशन सीखे थे कि अगर कोई अमाउंट है उसको पता करना है कितना लगा है तो चेक कर सकते।
या इस पे नहीं है, ये 300 के बाद टैक्स है, इस पे कितना है अभी देखेंगे। तो देखो जितने आइटम हम बेच रहे हैं ना लगभग सब पे 18% ही टैक्स। ठीक है, मतलब कई सारे प्रोडक्ट पे 12 है, कहीं पे 18 है, ठीक है, कहीं पे 28 है, कहीं पे 3 है, किसी पे 5 है। ये जीएसटी का रूल जो जब से आया तब से, ठीक है, मतलब जीएसटी में ही बनाए गए 3, 5, 12, ठीक है, 28, यही सब टैक्स के क्या है रेट रखे गए। तो जहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, कुछ पे 18% है, कुछ पे 28%, मैक्सिमम पे 28%, ठीक है। और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहले कपड़े पे 12% था, नहीं 5% था, अब 12% हो गया। ठीक है, अब समझ जाओ, तुम लोग टैक्स नहीं देते, जो कपड़ा खरीदते हो आप लोग उसमें 12% टैक्स देते हैं। और समझ जाओ 200 का शर्ट खरीदते हो कितना देते हो टैक्स। ठीक है, जो एक बोरी सीमेंट घर पे लेके जाते हैं बनवाने के लिए, ठीक है, उसमें 28% टैक्स, मतलब एक बोरी पे लगभग, ठीक है, वो ले लेते हैं सब 50 रुपया से ऊपर। तो समझ जाइए, अगर 400 में सीमेंट मिल रहा है तो 28% निकाल लेंगे, उतना गवर्नमेंट के खाते में जाता है। एक सीमेंट पे एक बोरी अगर 400 मिल रहा है तो 28% निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम आइटम पे टैक्स रखे गए हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग को देखना पड़ता है, तो हम लोग इतना पता नहीं रहता किस पे क्या है, जो कस्टमर काम करते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग वर्क करते हैं उसको पता है क्यों। और ऐसा नहीं गलत टैक्स ले लेगा, 18 का 28 ले लेगा, दिक्कत हो जाएगी। कब से, जब से जीएसटी आया तब से। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम 12% खरीदे और 15% बेच दी, 15 पे खरीदी 20 पे बेच दी। अब गवर्नमेंट अगर जान गया, अगर हमने कंप्लेन कर दिया सर्च करके इस इलेक्ट्रॉनिक सामान पे तो 18% है, 28% है, इन्होंने 30% क्यों लिया, ठीक है, तो सेल टैक्स वाले आ जाएंगे उनके पास। गवर्नमेंट का रूल है कि जब से जीएसटी आया है एनटीएम का रूल चलेगा, वन टैक्स वन मार्केट और वन नेशन। ठीक है, मतलब एनटीएम का रूल मतलब यही है कि एक ही राष्ट्र है तो एक ही टैक्स रहेगा और एक ही मार्केट रहेगा। और चाहे वो सामान गोरखपुर से खरीदो चाहे वो दलई से खरीदो, हाँ वो सामान जो गोरखपुर से खरीदेंगे वो 500 मिल सकता है, दलई से खरीदेंगे 400 मिल सकता है, लेकिन जो टैक्स लगेगा दलई में 12% लगेगा और हमारे यूपी में भी 12% जीएसटी आने का यही प्रोसेस है। और इसीलिए बोला गया है कि जीएसटी एक समान कर है, एक समान कर है, हर एक आइटम पे एक ही कर लगेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में खरीदो। वही सामान हम इस मार्कर को खरीद रहे हैं तो अगर 12% यहाँ पे पटौरा में दे रहे हैं और वहीं पे चले जा रहे हैं यूपी को छोड़ के बिहार में, तो वहां पे 12% ही देंगे। पहले यहाँ पे मार्कर 15 में मिल रहा है, वहां पे 20 रुपए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 10 में खरीदा उसका टैक्स 12% अलग आएगा, और वही 20 रुपए में बेचेगा तो उसका टैक्स अलग आएगा। लेकिन फायदा किसको है, वो उस सप्लायर को नहीं फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है। ठीक है, क्योंकि जितना टैक्स लेगा गवर्नमेंट का तो उतना देना, उसको आप छुपा नहीं सकते। हाँ छुपा सकते हो कि आपने उसको 200 में बेचा और गवर्नमेंट को दिखाया 180 में बेचा, ऐसा भी होता है, मतलब चोरी गया नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले ज्यादा था कम है। अब योगी जी मोदी तो देखने आते नहीं है कि सामान शर्ट जो आप 100 रुपए में खरीदे, ध्यान दो 100 रुपए में खरीदे तो जायज की बात है आप क्या करोगे, 10 रुपया ही लेके 110 रुपए में बेचोगे, 120 रुपए में। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि अगर 100 रुपए में खरीदे तो मार्केट के हिसाब से उसको 150 में बेच दो, मुझे मतलब नहीं, टैक्स जितना लोगे वो मेरे खाते में आना चाहिए। अब दुकान के ऊपर है, आप किसी मार्केट में चले जाते हो, कपड़े का दुकान कम है वही शर्ट 500 मिलेगा, कपड़े का दुकान ज्यादा है कंपटीशन वही शर्ट 350 मिल जाएगा, कि हम नहीं देंगे दूसरे पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट नहीं रोकती, ठीक है, हाँ लेकिन टैक्स सेम रहेगा, यह रूल बनाया गया। नहीं तो कहोगे सर जब जगह झगड़ा करेंगे अब कि 500 दे रहे हो तुम 600 में दे रहे हो, नहीं वह नहीं रोकेगा। हाँ एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सब पे मैनुअली तरीके से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं ना एमआरपी देते नहीं सब, तो क्या एमआरपी देखोगे, ठीक है, और मैक्स रिटेलर प्राइस बहुत ज्यादा होता है। एमआरपी समझ जाओ सब टैक्स वैक्स लेके और मैनुअली तरीके से इतना ज्यादा रखते हैं सब, उसमें से अगर 20-30% छोड़ देना तभी ज्यादा कमा ले, ठीक है, नहीं तो एमआरपी, तो एमआरपी की सबसे कई लोग एमआरपी में छोड़ते भी नहीं, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा, कहेगा नहीं इतना है उतना ही, और एमआरपी में मैक्स रिटेलर प्राइस उससे ज्यादा का नहीं बेच सकते, अगर बेच दोगे तो मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ, एमआरपी से ज्यादा क्यों बेचे हो।
एमआरपी मतलब जितने टैक्सेस सब है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रखा गया। हाँ, एमआरपी 200 का 200 में बेच सकता है, नहीं कंप्लेन करता हूँ, वो उसके ऊपर है। लेकिन देखते हो ना, वो खरीदने जाते हो, कोई बुक खरीदो, बुक पे तो मैं बोली तेरी एमआरपी रहता 100 रुपया, अब देता है क्या 80 रुपया में, पता इतना कुछ छूट है। क्यों देता है? वो एमआरपी पर रहता ही पहले से, उसको 20% नहीं 50% छूट मिल जाता है, तुमको 20% देता है, 30% वैसे कमा लेता है। ठीक है, तू पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग में जब जीएसटी पढ़ाएंगे तो याद आया था, तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब कोई सर दुकान उकान नहीं ना आपका? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जीएसटी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो सब हैं, बहुत सारे कस्टमर हम लोग से जुड़े हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं और उसके बाद से सुन लो, ध्यान दो, यहाँ पे अमाउंट आ गया, अब यहाँ पे डिस्काउंट लिखा और मैंने हेडिंग लिया लेस, मतलब यह तो हमने क्या किया। अब कई बार ऐसा होता देखते हो कि कई तरह से कस्टमर होते हैं कि मार्कर खरीदेगा तो उसमें भी डिस्काउंट लेगा, पेन खरीदे उसमें भी डिस्काउंट लेगा। अब कुछ लोग चलाक होते कहते कोई बात नहीं सब खरीद लेंगे, टोटल अमाउंट रहेगा उस पर छोड़वाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वहां पे कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट आप वहां पे ले रहे हो कि टोटल अमाउंट पे ले रहे हो। तो कुछ जगह ऐसा रूल होता है कि कोई बात नहीं आप सब सामान खरीद लो, इकट्ठा कुछ परसेंट में छोड़ दो, और कुछ जगह ऐसा होता है कोई बात नहीं, और होता है क्या, कस्टमर पहले ही डिसाइड करता है डेल 300 का कितना में दे दो, तो डिसाइड हो जाता है चलो 290 में दे, तो पहले ही रेट फिक्स कर लेता है, तब यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिखता है, वो पहले ही डिस्काउंट लिख देता है या मैनुअली वहां पे देखता है। लेकिन मैक्सिमम बिजनेस के कंडीशन में ऐसा होता है कि आप पूरा खरीद लो, टोटल बिल आएगा, कुछ माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन आता है, छोटे छोटे जो कस्टमर आएगा जितना खरीदेगा उतना पे डिस्काउंट देगा, ठीक है। और जो व्यापारी होते हैं सामान उसको बेचना होता है, फिर से लेके जाके कहेगा कोई बात नहीं पूरा बिल बना दो, जितना आएगा तो मैं छोड़वाऊंगा, इतना परसेंट छोड़िए, ठीक है। और नहीं छोड़ो तो अगले बार दूसरे कस्टमर को पकड़ ले, दूसरे सप्लायर को पकड़ ले, दूसरे दुकान पे चला जाता है, नहीं मिलेगा उसको छूट, ठीक है। क्योंकि व्यापारी क्यों करते हैं, लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से। अब कहीं 100 रुपए मिल रहा है लाभ, और कहीं 500 मिल रहा है, तो 500 वाले पे जाएंगे, ठीक है। व्यवहार चलन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और आप लोग देखते हो ना, कहते हैं व्यापार में यारी दोस्ती नहीं, व्यापार अलग है, यारी दोस्ती अलग है। भले कमा के खिला देंगे, ठीक, अलग बात, ये व्यापार में छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट लेस मतलब डिस्काउंट हमने दिया, तो मान लो ये हमारा परमानेंट ग्राहक है, हमेशा हमारे पास आता है, खरीदता रहता है, दूसरे जगह नहीं जाता है, तो बोलो कोई बात नहीं, तुमको मैं कुछ छूट दे देता हूँ। तो छूट भी लोग ऐसे भी देते हैं, कोई बात नहीं, या फूड जो है अमाउंट, ठीक है, जो सीधा नहीं दिख रहा है 300 छोड़ देंगे, ठीक है ना, इतना नहीं, पूरा कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। तो कंडीशन के ऊपर होता है, कुछ लोग अमाउंट वाइज छोड़वाते हैं और कुछ परसेंट वाइज छोड़वाते हैं, कहता नहीं 10% छूट दे दीजिए, 5% छूट दे दीजिए, ठीक है, 15% छूट दे दिए, कोई कहता नहीं 5,000 ही छोड़ दीजिए, 2,000 ही छोड़ दीजिए, तो देख लेना, और वहां परसेंट के रूप में है तो आप दूसरा कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट मिला है, और अमाउंट यहाँ पे लिख लेना, और सीधा अमाउंट बताया जा रहा है 27 पे छोड़ दिया हमने, या जो 300 दिख रहा है उसको मैंने छोड़ दिया, तो अमाउंट लिख लेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद आएगा टैक्सेबल है। क्लियर है? चलो दोनों कंडीशन बता देते हैं। चलो जैसे मान लो कह रहा कोई बात नहीं 10% छोड़ देंगे, जितना टोटल बिल आएगा तो निकाल लेना, इक्वल जितना वैल्यू है इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये तो पहले पढ़ाया था मैंने, तो देख लो लगभग ऊपर वाला बैलेंस 7730 रुपया, मतलब कमी है, ठीक है, इतना आया, बोलो। चलो तो या अगर ऐसे आगे निकाल लिया, वो निकाल लेगा, उसको बता देगा यहाँ पे 7730, बस। लेकिन सीधा छोड़ दिया तो क्या निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे मैनुअली लिख देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्यों किनारे निकाले हो चाहते तो यहाँ भी निकाल सकते जी, निकाल सकते, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं, इक्वल करिए, अमाउंट सेलेक्ट करिए, इंटू करिए 10 डिवाइड बाई 100, आ गया बाबू। चलो अब निकालेंगे टोटल वैल्यू कितना होगा, तो यह वैल्यू इतना आ रहा था खरीदने के बाद, और डिस्काउंट देने के बाद से कितना आएगा, तो यहाँ पे आएंगे, करेंगे इक्वल अमाउंट माइनस लेस, मतलब माइनस करना है, और डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबा देंगे, अब 69,570 आ गए।
अब यह जो वैल्यू आया है ना, इसी वैल्यू को बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल का वैल्यू का मतलब वो अमाउंट जिस पे टैक्स लागू हो। अब डिस्काउंट पर टैक्स लागू नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमने दे दिया। अब टोटल वो कस्टमर कितना पैसा देने वाला है, गवर्नमेंट कहता है उस पर टैक्स लगाइए। आप बीच में क्या छोड़े, क्या लिए, क्या लिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है, जिसमें टैक्स लगाना है उसी को बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो कभी भी डिस्काउंट में जीएसटी नहीं जोड़ते, टैक्स नहीं जोड़ते। डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू है कस्टमर से लेने वाले हैं, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिलेगा उस पर हम लोग टैक्स लगाते हैं। इसलिए लिखिए टैक्सेबल अमाउंट, मतलब ये ऐसा पैसा है, ऐसा अमाउंट है जिस पर टैक्स लागू हो। और एक आता है टोटल इनवाइस, मतलब टैक्स के बाद जो टोटल वैल्यू आता है उसे बोलते हैं टोटल इनवाइस वैल्यू। तो दो आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह तो जीएसटी का पार्ट है। टैली अकाउंटिंग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आज लिखा हूं इसलिए समझा दे रहा हूँ। टैक्सेबल अमाउंट मतलब जो अमाउंट आया डिस्काउंट के बाद फाइनल जो कस्टमर को देना है, और उसके जीएसटी से पहले का जीएसटी लग गया, जो अमाउंट आया उसे बोलते हैं टोटल इनवाइस वैल्यू। टोटल इनवाइस वैल्यू मतलब कितने का खरीदा और कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, टोटल वैल्यू से बोलते हैं टोटल इनवाइस। और टैक्स के पहले जो टोटल अमाउंट आता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से इसको क्या करते हैं, अब टैक्स निकालते हैं। तो मान लो जो यहाँ पे रूल है, जितने आइटम्स हैं उस पे 18% टैक्स है। तो देखो मैं लिखा है CGST 9%, और यहाँ पे लिख दिया SGST 9%। अब सी का मतलब क्या, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब पूरा अगर पढ़ो तो SGST मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ध्यान देना, तुमने लिखा CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। बार बार जीएसटी नाम सुने हो ना आप लोग, तो बोलते वस्तु सेवा कर। इसको वस्तु सेवा कर या किसी वस्तु पे और सर्विस पे लगता है, अदर किस पे नहीं लगता, इनकम पे नहीं लगता। जीएसटी मतलब होता है वस्तु सेवा कर, ठीक है, केवल किसी वस्तु पे और किसी सेवा पर लगेगा, ना कि इनकम पे लगेगा, ना कि अदर किसी प्लेटफॉर्म पर लगेगा। ये नहीं समझना जीएसटी आ गया तो सारे टैक्स इसी में आ गए, नो। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स वाला अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, बस लेकिन हाँ इतना माइंड में सेट कर लेना, जितनी वस्तुएं खरीदते हैं या जितनी आप सर्विसेज लेते हो और जिस पर टैक्स देते हो, वो किसके अंडर में आता है, जीएसटी के अंडर में आता है। ये आयल को छोड़ दिया, पेट्रोल पेट्रोल पे तो अभी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, हाँ पेट्रोल पे लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया, करने ही नहीं दे रहे हैं लोग। कुछ स्टेट वाले कर हाँ हो जाए, कुछ लोग नहीं कर रहे, क्यों, फायदा है, मनमानी है। ठीक है, मनमानी क्या है, आप लोग देखे होंगे ये पेट्रोल मुंबई में हमारे स्टेट से महंगा मिल रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि वहां पे बहुत नजदीक पड़ रहा है जहां से तेल आ रहा है, रिफाइनिंग कंपनी भी बहुत वहां पे नजदीक है। और हमारा बताओ वहां से रिफाइन होके हमारे स्टेट में आता है, और वहां से आता है तो यहाँ पे सस्ता हो जाता है और वहां पे महंगा हो जाता है। रीजन क्या है, सबका अलग अलग वैट। ठीक है, वही तेल अगर रेट फिक्स गवर्नमेंट कर दिया कि 80 रुपए मिलेगा, तो किसी का 28% टैक्स है, तो किसी का 12%, किसी का 18 है। तो जहां पे टैक्स ज्यादा है पेट्रोल का दाम वहां ज्यादा है, और जहां पे टैक्स कम है वहां पे कम। तो हर एक स्टेट के सीएम, ठीक है, या जो भी पार्लियामेंट के लोग हैं, वो सहमत होते नहीं है कि इसको भी लागू किया जाए। और जब तक लागू करेंगे नहीं तब तक पेट्रोल भी जीएसटी के अंडर में आएगा नहीं। अगर जिस दिन जीएसटी के अंडर में आ गया, जो रूल है जीएसटी का, ठीक है, तो समझ जाना अब चाहे किसी भी स्टेट में खरीदोगे, आपका जो टैक्स लगेगा पेट्रोल पे सेम लगेगा। उस समय बहुत दिक्कत होगी, तो 2-4 रुपए का अंतर होगा। ठीक है, कहीं पे 100 मिलेगा तो कहीं पे 102 और 3 में मिलेगा। ऐसा नहीं कहीं पे 96 रुपए मिल रहा है, कहीं पे 110 रुपए। ठीक है, यही मान लो बिहार में चले जाओ, कितना मिल रहा है, और हमारे यहाँ कितना है, आप बताइए। ठीक है, वो टैक्स का रेट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि यह हमारा क्या है, यूपी नजदीक है, बिहार थोड़ा दूर है, बोलो। तो ध्यान देना, तो बिहार वाले बहुत पैसा कमाते हैं, आपको कैसे, पेट्रोल वाले,
डीजल वाले जो लोकल में बेचते हैं, क्या करते हैं सब, बस बॉर्डर पार किए और आके यूपी से तेल खरीद ले चले जाते हैं। हाँ, और पर लीटर समझो 1600 रुपए कमा लेते हैं, और प्लस उस रेट के हिसाब से, तो अगर बिहार में अगर 110 है तो बेचेगा 115, तो इधर इतना फायदा उधर उतना फायदा। ठीक है, जो लोकल में बेचते हैं उनके लिए। ठीक है, तो चलिए सब रिकॉर्ड हो गया आज पूरा कहानी, हो जाएगा जी। चलो आते हैं, निकालते हैं इक्वल और इस पे जीएसटी निकालते हैं। तो उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जितना है टोटल अमाउंट, अब करेंगे इनटू कितना परसेंट जीएसटी है, 9, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो 9 डिवाइड बाई 100। तो लगभग देख लो, अगर इतने का सामान खरीदोगे तो केवल सेंट्रल, ठीक है, केंद्र सरकार को जो दोगे ना वो लगभग 6500 रुपया दोगे, और सेम वैल्यू या इक्वल करो डायरेक्टली, ड्रैग एंड नॉट ड्रॉप ना करो, यहाँ पे ले लो इंटू 9 और डिवाइड बाई 100, मतलब यूं कह लो, अगर इन दोनों को इक्वल करके, ठीक है, इसको और इसको प्लस करो तो लगभग देखो हमारा यहाँ पे 12,000, मतलब 12,500 हम 70,000 का कुछ सामान खरीदते हैं, और केवल 18% टैक्स है, तो 12,000 टैक्स है। एक फ्रिज खरीद लेंगे मैं, समझे ना। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलता है, मैक्सिमम सामानों पे आप लोग टैक्स देते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका, आप आसानी तरीके से निकाल लेते हैं, तो दिक्कत सिंपल एक कैलकुलेशन आप लोग पहले से जानते हो, फॉरवर्ड बनाना मुझे सिखाना कि एक्सेल में फॉरवर्ड कैसे बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे राउंड अप, ठीक है, तो यहाँ पे राउंड अप निकालना मैं बता दूंगा आपको, अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रहा है तो देखेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद राउंड अप कर देंगे। हाँ, यह है जो हेडिंग हमारा दिया है ना यहाँ पे, अब राउंड अप कब करते हैं, तो आप लोग को पता है पहले से, जब डेसिमल में अंक आते हैं, जैसे मान लो आ गया 2 रुपया 10 पैसा, 10 पैसा कोई देगा ही नहीं, ठीक है, और यह आ जाएगा 2 रुपया 90 पैसा, तो कई लोग क्या करते हैं 3 रुपए ले लेते हैं, तो कंडीशन अलग अलग आते हैं। तो राउंड अप का मतलब यही है डेसिमल संख्या को घटाना या उसको इंक्रीज करना, तो कैसे करते हैं लोग, तो यह रूल होता है राउंड अप का, अगर 49 पैसे से कम हो, ठीक है, तो उसको जीरो माना जाता है, और वही 49 पैसे से ज्यादा हो तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कभी कस्टमर का भी फायदा होता है और कभी सप्लायर का भी फायदा होता है, मतलब वही पैसा अगर मान लो 2 रुपया क्या हो गया 20 पैसा है, तो क्या होगा, तो वहां पे 2 ही रुपए देना पड़ेगा, अगर रूल लगाएगा तो कहेगा ना तू 3 रुपया दो, अरे तो 20 पैसा ला के दो। हाँ, बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर 51 पैसा आ गया तो समझ जाओ कहेगा नहीं 3 रुपया, तो समझ जाओ हमारा 49 पैसे का घाटा हुआ, तो कभी उसका होता है कभी हमारा होता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर, ठीक है, और मैनुअली इतना देते नहीं है जितना मांगते हैं, ठीक है, जैसे नहीं होता है कि लोग देते हैं कितने में 27 रुपया में, ठीक है, सामान 27 रुपए का है, ठीक है, तू लेगा कितना, अब आधा करेगा ही नहीं, 50 पैसा देगा ही नहीं, ठीक है, तू कहेगा 14 रुपया दो, कहेगा कैसे, ठीक है, 50 पैसा दो हम देते, वो अपना नहीं छोड़ता। क्लियर है, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या वैल्यू आ रहा है इसका, बोलो, तो अभी वैल्यू हम नीचे निकालेंगे, ध्यान देना, इक्वल, सुन लो, या टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, दोनों को जोड़ लेंगे। अब बताओ टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसी डेसिमल संख्या को बढ़ाना है, तो आप बताओ इसमें पैसा घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ 5 से ज्यादा है या 5 तक रहेगा तो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जहाँ पे 92 वहां पे क्या हो जाएगा जी, अगर वही कम रहता 4 रहता तो बढ़ जाता। कैसे लगाएंगे, तो आ जाओ इक्वल, क्या करो यहाँ पे राउंड, ब्रैकेट ओपन, ध्यान देना, इक्वल किया हमने, राउंड किया, ध्यान देना, मैं राउंड करके बस इसे दिखाने के लिए कर रहा हूं आपको, यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, जीरो करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर,
आ गया। चलो वैसे मैनुअली हम पैसा कम कर देते हैं, यहाँ पे वैसे लिख देते हैं कोई वैल्यू, हटा दो इसको। अब कितना आएगा? हाँ, और यहीं पे लिख दिया हमने 5। कितना आएगा? 40। 5 किया 41। नहीं कहते हैं, आप देखो कई लोग, कोई बात नहीं, अराउंड